हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ एकदम फिट होगे, फाइन होगे, बढ़िया होगे। पिछली क्लासेस में आपको याद होगा हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या खत्म किया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वीबीटी हमने सिर्फ खत्म ही नहीं किया था, हमने इसके ढेर सारे एग्जांपल्स भी किए थे और मैंने आपसे पूरी उम्मीद की थी कि आप एटलीस्ट चार पांच इसके पांच छह जो भी आपको दिख जाए उनकी प्रैक्टिस करेंगे। आप उनका ज्योमेट्री निकालना, सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उनका कॉन्फ़िगरेशन करना, पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये सब आप सीखेंगे। मैंने प्रैक्टिस भी कराई थी, एक्सेप्शन भी कराए थे और मैंने आपसे पूरी उम्मीद की थी कि आप इसके कुछ क्वेश्चंस अपने आप ट्राई भी करोगे। तभी तो पता चलेगा ना अच्छा सीखा कि बुरा सीखा। ठीक। तो आज हमें बात करनी है किसकी, सीएफटी की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में एक और भी थ्योरी दी गई, दूसरी थ्योरी जो वीबीटी से मॉडर्न है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो चलो एक लंबी सांस ले लो और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मैं कौन, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर उमेश सर। स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, आपको ये बात तो याद ही होगी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना था कि मेटल और लिगेंड्स के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और वो कैसे बनता था, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कहती है, नहीं भैया, इनका कहना कि भैया यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बनता है प्योर आयोनिक। कैसा बॉन्ड बनता है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, इन्होंने बोला प्योर आयोनिक बॉन्ड बनता है। इन्होंने ये नहीं बोला कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, कुछ नहीं। इन्होंने बोला, ये एक्सप्लेन करता है बॉन्डिंग किसके बीच में। इन्होंने क्या समझाया, मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा। इन्होंने बोला कि आयनिक बॉन्ड बनता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब लिगेंड के पास जो लोन पेयर है और सेंट्रल मेटल को वो क्या करते हैं, डोनेट कर देते हैं, मतलब आयनिक बॉन्ड बनता है, सिंपल। आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पहला पॉइंट क्या इन्होंने बोला, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, कि भैया आयनिक बॉन्ड बनता है बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। ठीक। और इन्होंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, इन्होंने लिगेंड्स को एज्यूम कर लिया क्या, पॉइंट चार्ज। देखिए इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एज्यूम किया लीगेंड एंड सेंट्रल मेटल के बीच का जो इंटरेक्शन है दैट इज प्योरली आयोनिक। कोवेलेंट नहीं है, प्योरली क्या है, आयोनिक। ठीक। इन्होंने एज्यूम किया कि लीगेंड और सेंट्रल मेटल कैसे हैं, पॉइंट चार्ज हैं। पॉइंट चार्ज मतलब डाइपोल इंटरेक्ट कर रहा है, डाइपोल। भाई ऑब्वियसली एक दे रहा है तो ये एक्सेप्ट करेगा, प्लस माइनस डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। सीएफटी क्या एक्सप्लेन करता है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। जैसे बीबीटी एक्सप्लेन क्या करता था, ओवरलैपिंग जिससे होता था हाइब्रिडाइजेशन। इन्होंने एक्सप्लेन क्या किया, स्प्लिटिंग मतलब टूटना, डी ऑर्बिटल का टूटना। आपको पता नहीं डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, पांच होते हैं। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो सीएफटी कहती है ना कि जब लीगेंड अटैक करता है, मतलब लीगेंड आता है जुड़ने मेटल के पास, आयनिक बॉन्ड बनाने, तो ये जो पांच ऑर्बिटल है उनके बीच में क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग। कैसे हो जाती है, कब हो जाती है, ये सारी बातें मैं करने वाला हूं। अभी मैंने आपको स्प्लिटिंग वर्ड का मतलब बताया, ठीक है। अच्छा, कहता सीएफटी ऑलवेज गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। एक्चुअली जो हम लोग वहां मैग्नेटिक मोमेंट निकाल रहे थे ना, म्यू इक्वल टू रूट के अंदर एन ब्रैकेट में एन प्लस टू, ये वीबीटी की देन नहीं है, ये सीएफटी की देन है। लेकिन चूंकि हमने सीएफटी का आइडिया हो चुका है, ये बातें पहले की है ना, तो हमको पता था कि वीवीटी से भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली सीएफटी ने मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट करना बताया था। ठीक। और सीएफटी मानती है कि आयनिक बॉन्ड है, कोई चांस ही नहीं है कि वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करे। उसका तो मानना एकदम क्लियर है भाई। देखो, एक मेटल चार लिगेंड है ना, तो क्लियर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 या DsP2। तो इसका मानना है कि देखो अगर वो Ml4 होगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। स्ट्रक्चर के बारे में बात ही नहीं करते वैसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर Ml6 है, एक मेटल चार लिगेंड मतलब टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर, एक मेटल के साथ छह लिगेंड देख लिया, समझ लेना ऑक्टाहाइड्रल। सिंपल सी बात। वैसे ही इन्होंने ओवरलैपिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री के बारे में तो बात ही नहीं की। ठीक है, तो हम लोग भी वे तो निकालना ऑलरेडी बीबीटी ने सिखाई दिया है। इन्होंने क्या बोला उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनना है करके। तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ये इसके बारे में बात करते हैं, तो समझिएगा मेरी बात। मैंने बोला डी के पास पांच ऑर्बिटल है ना। अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि पांच ऑर्बिटल में आप कैसे बनाते थे, डी एक्स वाई वाई जेड। मान लो जैसे मैंने ऐसे आपको दिखाया, ये डायग्राम बना है, लेकिन आपको लग रहा होगा थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक्स एक्सिस था, तो डंबल यहाँ पे बना, ये वाई एक्सिस पे बना डंबल।
है ना? ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो क्या आप? और जेड एक्सिस क्या है? एक्स जेड। भाई देखो, मैं बोला ये एक्स है, ये वाई, तो ये हो गया कौन सा? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आपको पता है ना डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं। अरे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड, ये कहां पे होते हैं? बिटवीन एक्सिस। कहां होते हैं? बिटवीन एक्सिस। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये कहां होते हैं प्यारे बच्चों? अलोंग द एक्सिस। कहां होते हैं? अलोंग द एक्सिस। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं कुछ बहुत काम की बात बताने जा रहा हूं तुम्हें। तो मैं कह रहा हूं कि अब लिगेंड आ रहा है मेटल के साथ बॉन्ड बनाने, जुड़ने आ रहा है, ठीक है? दो ही ऑप्शन है ना, या तो वो एक्सिस के बीच में से आएगा या तो एक्सिस के ऊपर से आएगा। मतलब अटैक क्या करेगा? या तो अलोंग द एक्सिस करेगा या तो बिटवीन एक्सिस। तो यार देखो, उसके पास लोन पेयर, वहां भी इलेक्ट्रॉन, इनके पास जो ऑर्बिटल है उनके पास भी इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक ही डायरेक्शन से दोनों आ रहे होंगे तो रिपल्शन तो होगा, मानते हो बात? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन। मान लो मैं अलोंग द एक्सिस मैं अटैक कर रहा हूं, तो जो एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स होंगे, एक्सिस पे कौन होते हैं अभी बताया मैंने? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, वो रिपेल हो जाएंगे और वो भाग जाएंगे ऊपर, मतलब जो मेरा एनर्जी लेवल होगा उससे ऊपर भाग जाएंगे। और जब मैं बिटवीन द एक्सिस अटैक करूंगा, तो बिटवीन एक्सिस वाले क्या हो जाएंगे? वो आप एनर्जी से ज्यादा ऊपर भाग जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे। तो बस हमें यही दिमाग लगाना है कि अटैक किधर से हो रहा है। अलोंग द एक्सिस होगा तो स्प्लिटिंग होगी कि जो एक्सिस वाले हैं वो ऊपर भाग जाएंगे, एनर्जी लेवल से ऊपर, रिपल्शन हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी भाग हो जाएगी उनकी। और अगर बिटवीन एक्सिस करेंगे तो जो बिटवीन एक्सिस बनते थे ऑर्बिटल, जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, जी एक्स जेड, तो ये रिपेल्शन फील करेंगे और ये भाग जाएंगे ऊपर। एक बेसिक बात दिमाग में आई पहले? यार बात तो सही बोल रहे हो सर। भाई ऑर्बिटल अगर अलोंग द एक्सिस पे है और तुम एक्सिस से ही लिगेंड का भी अटैक कर रहे हो, तो रिपल्शन हो जाएगा। जो एक्सिस के अलोंग थे वो वाले भाई साहब रिपल्शन शो करेंगे, फील करेंगे, और जो एनर्जी था उससे ऊपर भाग जाएंगे। वही सेम फंडा। फिर जब हम बिटवीन द एक्सिस करेंगे, तो जो बिटवीन द एक्सिस वाले थे वो रिपल्शन फील करेंगे, वो ऊपर भाग जाएंगे। तो बस हमें अब क्या समझना है? हमें अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि जब हम ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड की स्प्लिटिंग के बारे में, तो वहां पे लिगेंड हमेशा कहाँ अटैक करता है? ऑन द एक्सिस। उसका रास्ता अटैक करने का क्या है? ऑन द एक्सिस। और टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड कहाँ से अटैक करता है? बिटवीन एक्सिस। तो बस आपका दिमाग अब चल जाना चाहिए क्या, कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में जो अलोंग द एक्सिस है, मतलब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये एनर्जी से ऊपर होंगे। जो मेरा ग्राउंड लेवल पे एनर्जी थी उससे ये ऊपर की तरफ भागेंगे, और जो बिटवीन एक्सिस थे वो नीचे की तरफ। और टेट्राहाइड्रल के केस में जो बिटवीन एक्सिस थे, मतलब एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, वो ऊपर की तरफ भाग जाएंगे, और जो अलोंग द एक्सिस थे वो नीचे आ जाएंगे। बस हमें यही एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा लोगे, आपको स्प्लिटिंग समझ में आ गई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी आपको समझ में आ गई। तो चलो, पहले मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया, अब आप देखो चीजों को आसानी से समझोगे। सबसे पहले एक टर्म आया CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या इसी को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या है? इसको कहते हैं कि ये डिफाइंड है वो एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द लिगेंड फील्ड माइनस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द आइसोट्रोपिक फील्ड। आपको लग रहा होगा ये नौटंकी क्या हो गई, CFSE, तो आप परेशान। CFSE मतलब, मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूँ। CFSE अभी अपने दिमाग में बस इतना डाल लो कि CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो पहले स्प्लिटिंग समझा दूं, फिर मैं आपको CFSE निकालना भी सिखा देता हूँ, ठीक है? चलो अब मेरी बात सुनना। तो CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं? अब देखो यही बात, अब मेरे भाई तुम्हें बात समझ में आएगी, है ना? मैंने बोला मेरे पास ऑक्टाहाइड्रल कंपाउंड है, मतलब एक मेटल है और 6 लिगेंड है, Ml6। ऑक्टाहाइड्रल मतलब, ऑक्टाहाइड्रल मतलब प्यारे बच्चों Ml6 कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब लीगेंड भी वहीं से अटैक कर रहे हैं जिधर से एक्सिस के ऊपर ही अगर हैं, तो जो एक्सिस वाले होंगे वो क्या होंगे? स्प्लिटिंग उनमें ज्यादा हो जाएगी, उन्हें स्प्लिटिंग क्या हो जाएगी? ज्यादा। जैसे मैंने बोला, देखो ध्यान से सुनना, मैंने बोला ये तुम्हारे थे डी के 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ऑक्टाहाइड्रल के केस में सर ने अभी आपने बोला था स्प्लिटिंग कैसे होती है? अलोंग द एक्सिस। तो जो एक्सिस वाले पे हैं, जो एक्सिस वाले हैं, कौन से एक्सिस वाले होते हैं डी के ऑर्बिटल?
dx² माइनस y² और dz², वो रिपल्शन फील करेंगे और जो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी का लेवल था उससे ऊपर भाग गए। देखो ये भाग गए ऊपर। और जो बिटवीन एक्सिस थे कौन से बचे भैया? dxy, dyz और dxz, वो आपके एनर्जी सेंटर के कहाँ आए? नीचे आ गए। देखो वही यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान से सुन लो। जब लिगेंड अप्रोच करता है टुवर्ड्स द मेटल, तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स थे वो जो एक्सिस पे ही थे, वो उन्होंने ज्यादा रिपल्शन फील किया और भाग गए देखो हायर लेवल पे। ये इनका एनर्जी लेवल था। और जो बिटवीन द एक्सिस थे वो कहाँ आ गए? जो बिटवीन द एक्सिस थे वो कहाँ आ गए? वो नीचे की तरफ आ गए। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में स्प्लिटिंग कैसे होती, तो देखो मैंने तुम्हें यहाँ दिखा दिया। ये डी ऑर्बिटल्स थे। जब सबकी एनर्जी सिमिलर होती तो उसको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल। ये डी के पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल्स थे। ऑक्टाहाइड्रल के केस में लिगेंड ने अप्रोच किया टुवर्ड्स द एक्सिस, तो जो एक्सिस वाले थे वो भाग गए देखो हायर एनर्जी लेवल में, और जो बिटवीन वाले थे वो कहाँ चले आए? लोअर एनर्जी लेवल। ये डायग्राम याद रख लेना कि अच्छा हमें ऐसे स्प्लिटिंग दिखानी है, ठीक। तो ये जो ये वाले हैं dxy, dyz, dxz, इनको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने इनको नाम दिया T2G। इनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया कि ये T2G ऑर्बिटल है ना। और dx² माइनस y² और dz² को नाम दिया Eg। मतलब अगर तुमसे आपको कोई बात करें मेरे लाल, तो ऐसे भी बता सकते हो कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में T2G नीचे होता है, Eg ऊपर। अब दिमाग में बात होनी चाहिए आपके, T2G मतलब dxy, dyz, dxz, और Eg का मतलब dx² माइनस y² और dz²। ये है ऑक्टाहाइड्रल के केस में स्प्लिटिंग का फंडा। देखो उसी बात को यहां दिखाया है। ये 5 ऑर्बिटल थे। ये इलेक्ट्रॉन मत देखो अभी, अभी तुम ये हुड्स के हिसाब से कैसे हो रहा है मैं अभी एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा। अभी बस ऐसे समझो। तो देखो ये T2G नीचे आ गया और ये Eg कहां चला गया? ऊपर चला गया। ये क्या है? इसको बोलते हैं बैरी सेंटर। बैरी सेंटर मतलब ये डी जनरेट ऑर्बिटल की जो एनर्जी का लेवल था वो क्या है? बैरी सेंटर। तो जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है Eg, तो कितना जाता है? 0.6। कितना जाता है? 0.6 प्लस, हायर पे चला गया। और जो लोअर में आ रहा है वो कितना कम आते हैं? 0.4। ये माइनस में है, ध्यान रखना। बैरी सेंटर के ऊपर गया तो प्लस 0.6 और नीचे आया तो माइनस 0.4। मतलब इसको ऐसे रिलेट करो कि जब बात T2G की होगी तो चाहे वो प्लस हो चाहे माइनस हो, जाएगा इतना ही, 0.4 ही जाएगा, है ना। मतलब 0.4 के साथ ही T2G का मतलब 0.4, ऐसे समझना, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। और Eg हमेशा 0.6 से रिलेट करेगा, 0.6। अब ये प्लस होगा कि ये माइनस होगा, वो तो डिपेंड करता है ना कि हम बात कर रहे हैं टेट्राहाइड्रल की या ऑक्टाहाइड्रल की। आपने अभी नोटिस किया टेट्राहाइड्रल के केस में स्प्लिटिंग का तरीका अलग है, ऑक्टाहाइड्रल के केस में अलग है। क्योंकि ऑक्टाहाइड्रल में एक्सिस पे आ रहा है तो एक्सिस वाले स्प्लिट हो रहे हैं हायर में। टेट्राहाइड्रल में लिगेंड अप्रोच करेगा बिटवीन एक्सिस, तो जो बिटवीन वाले होंगे मतलब T2G वाले ये हायर में जाएंगे। तो जब लोअर था तो माइनस 0.4। ये पता है क्या? डेल्टा O मतलब यही है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये O का मतलब है फॉर ऑक्टाहाइड्रल। तो T2G माइनस भी होगा तब भी इतना ही होगा, प्लस भी होगा तब भी इतना ही होगा प्यारे बच्चों। और Eg के लिए भी वही खेल है, प्लस होगा तब भी इतना, माइनस होगा अगर तब भी वो इतना ही होगा, 0.6। अब आपको लग रहा होगा ये क्या बताना चाह रहा है। तो कह रहे हैं मान लो आपके पास D में कितने इलेक्ट्रॉन है? D7 कॉन्फ़िगरेशन है। कितना है? D7। तो नॉर्मली आप क्या करोगे? पहले आप लोअर एनर्जी लेवल में भरोगे 1 2 3, फिर हुड्स के अकॉर्डिंग जब तक सब में नहीं हो जाए तब तक पेयरिंग नहीं करना है, फिर 4, फिर 5, फिर आगे यहाँ पेयरिंग करने 6 और ये 7। लॉजिक तो यही था। लेकिन अगर सोचो कि ये स्प्लिटिंग बहुत दूर होती तो लोअर से हायर में नहीं जा पाते आप। नहीं जा पाते तो क्या होता? ऊपर ना जाके इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर होने लगते। जब सब हो जाता तब ऊपर की तरफ जाते। लग रहा है लॉजिक, ये बात तो समझ में आ रही होगी आपको। यहाँ सर बात तो आप सही कह रहे हो कि अगर ये स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तो सर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? यहाँ से ऊपर की तरफ, तो नीचे ही पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे बीबीटी में ऐसा नहीं होता था क्या? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग हो जाती थी। वही खेल यहाँ भी चल रहा है, बस तरीके से चल रहा है, आप समझो मेरी बात। मैंने कहा अगर स्प्लिटिंग कम है, स्प्लिटिंग कम है तो आसानी से हुड्स रूल फॉलो होगा और पेयरिंग हो जाएगी। हुड्स रूल फॉलो होगा मतलब पहले यहाँ फिर ऊपर भरेगा तब जाके पेयरिंग होगी, क्योंकि स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजिली यहाँ से वहां जा सकता है। लेकिन स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो जाए तब
तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो ऑब्वियसली फिर वो हुड्स रूल को वायलेट करेगा और पेयरिंग नीचे ही स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, एक तो बेसिक आइडिया समझ गए। अभी मैं एग्जांपल दूंगा, ये मैं आपको एक सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने अभी तक क्या समझा कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में क्या होगा? ऑक्टाहाइड्रल के केस में Eg ऊपर होगा और T2G नीचे। T2G मतलब 3 ऑर्बिटल, xy yz xz, और G का मतलब 2, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये क्या है? बैरी सेंटर। Eg जब भी भागेगा कम हो या ज्यादा, कितना? 0.6 क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। O मतलब ऑक्टाहाइड्रल के बारे में बात, और Eg जब भी नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, होगा 0.4 डेल्टा O मतलब ऑक्टाहाइड्रल। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यही मैं बात करूं टेट्राहाइड्रल के केस में, तब तो टेट्राहाइड्रल के केस में अलोंग द एक्सिस नहीं आते, बिटवीन एक्सिस, तो भाग जाता है T2G ऊपर, तो क्या वो था बिटवीन एक्सिस, और Eg चला आता है नीचे। कितना नीचे कितना ऊपर, कहानी वही है। Eg है तो 0.6 ही आएगा नीचे, अब टेट्राहाइड्रल तो T लिख दे रहा हूं, और T2G ऊपर भी गया तो कितना जाएगा? 0.4 ही जाएगा प्यारे बच्चों। यही मैं आपको बता रहा था अपने जहन में बैठाने के लिए। अब ये आपको पता चल गया तो एक कहानी और समझ लो, तो ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। हमेशा जो ऑक्टाहाइड्रल के केस में स्प्लिटिंग होती है वो ज्यादा होती है टेट्राहाइड्रल के केस में। मतलब ऐसे समझो, ये 5 ऑर्बिटल, बहुत तरीके से बता रहा हूँ समझना। अगर टेट्राहाइड्रल की बात करूं तो स्प्लिटिंग ऐसे होगी, देखो ज्यादा स्प्लिटिंग नहीं हुई। ऑक्टाहाइड्रल के केस में स्प्लिटिंग ऐसे होगी, ये देखो ज्यादा हुई ना। मतलब टेट्राहाइड्रल में चूंकि इनके बीच में गैप बहुत कम है ना, ज्यादा एनर्जी नहीं हुआ, तो टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग हमें हमेशा होल्स रूल फॉलो होगा, क्योंकि ज्यादा दूर है ही नहीं, तो पहले जब तक ऊपर नहीं भर लेगा तब तक पेयरिंग नहीं स्टार्ट करेगा। मतलब टेट्राहाइड्रल के केस में हमेशा होल्स रूल फॉलो किया जाएगा। ऑक्टाहाइड्रल के केस में कहानी में है ट्विस्ट, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है, तो जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तभी तभी कंडीशंस आएगी, वरना तो बहुत ज्यादा गैप है ना, होल्स रूल नहीं फॉलो करेगा। तो बस अब मैं वही तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, आपने कहा ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। सीएफएससी निकाले कैसे सर, आपने प्रॉमिस किया बताने का, तो मेरे भाई ध्यान से सुनो। सीएफएससी निकालने का फॉर्मूला क्या है? कहता है इसी फॉर्मूले को बता रहा हूं, कोई नया नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बदल दूंगा तुम्हें लगेगा ये ऐसा क्यों कर दिया सर। तो सीएफएससी कहता है कि नीचे कहता है T2G माइनस 0.4 और एन T2G इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन हो, फिर प्लस ऊपर क्या था 0.6, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके? Eg के। बस यही निकाल लेना, बात खत्म। यही जो आंसर आएगा वही तुम्हारा होगा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे मैंने कहा D5 सिस्टम है प्यारे बच्चों, D5, तो मैं भरना स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। ऑप्शन क्या है? पहले मैं T2, भाई ऑक्टाहाइड्रल के केस में हूं तो क्या होगा? T2G फिर Eg, T2G में 1 2 3। एक ऑप्शन क्या है कि जब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, CFSE इज ग्रेटर देन P, पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, मतलब पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है वो, मतलब पेयरिंग वाली एनर्जी कम है तो हो जाएगी पेयरिंग, इसका मतलब। अरे पेयरिंग एनर्जी कम है इसका मतलब ना CFSE ज्यादा है तो पेयरिंग हो जाएगी। तो 5 ऐसा नहीं हुआ कि 1 2 3 फिर ऊपर भरो 4 और 5, बस 1 2 3 फिर नीचे ही पेयरिंग हो गई। ध्यान से सुनो देखो। और अगर दूसरे केस में CFSE कम है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब पेयरिंग करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो मतलब पेयरिंग नहीं होगी। तब 1 2 3 और 4 5 ऊपर आपने भरा। देखिए D5 में दोनों एग्जांपल मैंने आपको दिए। D5 में कहता है कि पेयरिंग एनर्जी कम है तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो नहीं होगी। मतलब ऐसे समझो कि CFSE क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू P, पेयरिंग एनर्जी का मतलब कम है, मतलब पेयरिंग हो जाएगी। मतलब हुंड्स रूल क्या हो गया? वॉयलेट हो गया, पेयरिंग हो जाएगी, सब में एक एक नहीं भरेगा। लेकिन कह रहा है कि जब CFSE क्या हो? लेस देन OP, मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो, पेयर करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो पेयरिंग नहीं होगी, नो पेयरिंग। और नो पेयरिंग मतलब जब तब तक सब में ना भर जाए तब तक पेयरिंग का सवाल ही नहीं उठता, मतलब तब हुंड्स रूल को फॉलो किया जाएगा। समझ में आ गई बात? मतलब अगर मैं इस केस में निकालूं कि चलो बताओ CFSE कितना आएगा, मेरे भाई कितना आएगा सोच के देखो। 0.4 इंटू सारे इलेक्ट्रॉन तो T2G में ही है, 5 के 5 हो,
तो 5 इंटू 0.4 कितना हुआ? कितना हुआ? -2। अरे यही तो हुआ। 5 इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 0.4 कितना होता है? 20, 5 4 जा 20, एक पॉइंट पे डेसिमल लगा देना, 2.0 माइनस कितना हुआ? 2.0। और अगर मैं D5 इस केस में बात करूं, कब? जब पेयरिंग नहीं हुई थी, तो इसमें 3 है, मतलब 0.4 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 2, ये कितना आया? 0.4 इंटू 3 मतलब -1.2, और ये कितना आया? +1.2, मतलब 0। कितना आ गया? 0। तो ये तो निकाल ही लिया, मतलब मैंने इसको फॉर्मूले का तुम्हें एप्लीकेशन समझाया कि मैंने कैसे किया। ये पहले वाले केस के लिए था जब पेयरिंग नहीं हो गई थी, और ये दूसरे केस के लिए जब पेयरिंग नहीं हुई। ठीक, आई होप ये बात दिमाग में आ गई होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी गुड। तो कह रहा है भैया एक्सटेंट ऑफ स्प्लिटिंग कैसे होगा इन डिफरेंट फील्ड, सर आपने बता ही दिया है, बहुत सिंपल सी बात है। देख लीजिए आप, वीक फील्ड के केस में क्या होगा? वीक फील्ड लीगेंड है, तब क्या होगा? देखो आपके सामने ही है, वीक फील्ड के केस में क्या हुआ? ज्यादा हुई ही नहीं स्प्लिटिंग, ज्यादा नहीं हुई तो इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से वहां चला जाएगा ना, मतलब पेयरिंग नहीं होगी। वीक फील्ड के केस में क्या होगा? स्प्लिटिंग होगा लो, तो इसका मतलब नो पेयरिंग। भाई जब हायर वाला नजदीक ही है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से स्विच नहीं कर जाएगा। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तब क्या होगा? स्प्लिटिंग होगी हाई, इसका मतलब पेयरिंग होगी तब। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर न जाके नीचे ही क्या करने लगेगा? पेयरिंग करने लगेगा। ये कहानी है ऑक्टाहाइड्रल के लिए, ध्यान रखना। टेट्राहाइड्रल के लिए वीक हो या स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, दोनों ही केस में हुंस रूल फॉलो करेगा। मतलब जैसे हुंस के अकॉर्डिंग एक एक करके तभी पेयरिंग होती है। ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए बता रहा हूं मैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा? स्प्लिटिंग ज्यादा होगी तो पेयरिंग हो जाएगी। वीक फील्ड के केस में स्प्लिटिंग कम होगी तो पेयरिंग नहीं होगी। लेकिन टेट्राहाइड्रल के केस में क्योंकि उनमें स्प्लिटिंग ही कम होती है, तो इसलिए चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, वो ऑलवेज हुंस रूल फॉलो करेंगे। ठीक, पक्का? कहानी वही देखो, T2G ऊपर चला गया है तो कितना ऊपर जाएगा? 0.4, सर आपने बता ही दिया। ये नीचे भाई साहब आए तो कितना नीचे आएंगे? 0.6, सर आपने बता ही दिया। बैरी सेंटर वाला गेम समझ में आ गया आपको, है ना? इसको आगे लिखो पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घबरा मत जाना कि अभी तो ये पहले लिखा था ये बाद में लिखा था। बस इतने ध्यान रखना कि ऑक्टाहाइड्रल के केस में जो माइनस था उसको माइनस में रखना और प्लस को प्लस में। टेट्राहाइड्रल में उल्टा हो गया ना, अब ईजी वाला हो गया माइनस, तो ईजी वाले को माइनस के साथ रिप्रेजेंट करना और T2G वाले को प्लस के साथ। अरे सिर्फ साइन आपको पता है ना कि इसमें चेंज हुआ, वही बदल देना बस, बाकी फॉर्मूला है वही। ठीक, और स्प्लिटिंग का आइडिया कहता है कि किसमें ज्यादा स्प्लिटिंग होती है, तो ये रिलेशन ही आपको देख के साफ साफ पता चल रहा होगा कि टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग में जब हम अगर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लेगा? देखो, स्प्लिटिंग डेल्टा T इंटू 9 इक्वल टू 4 इंटू स्प्लिटिंग ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। सोचो ना, ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग में 4 का ही मल्टीप्लाई कर दूं तो वो टेट्राहाइड्रल में 9 के मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाता है। मतलब ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा होता है रेदर देन टेट्राहाइड्रल। ये रिलेशन याद रखना, रिलेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है ना, कि क्या रिलेशन बिटवीन टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी में, तो यही रिलेशन है। टेट्राहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी इक्वल टू 4/9 ऑक्टाहाइड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी या स्टेबलाइजिंग एनर्जी। ठीक प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। कंपेरिजन देख लो ऑक्टाहाइड्रल एंड टेट्राहाइड्रल फील्ड्स का, तो ये बता ही चुका हूं तुम्हें, देख लो। 5 इलेक्ट्रॉन पहले ही बात बताती है तुम्हें, टेट्राहाइड्रल में देखो स्प्लिटिंग भी कम हुई, ऑक्टाहाइड्रल में स्प्लिटिंग ज्यादा हुई। रिलेशन पहले ही बता चुका हूं, कोई टेंशन ही नहीं है। लिगेंड कैसे अप्रोच करते हैं टेट्राहाइड्रल के केस में? कैसे अप्रोच करें खुद देखो ना तुम, ये एक्सिस है, लिगेंड देखो बिटवीन एक्सिस, ये देखो बिटवीन एक्सिस, बिटवीन एक्सिस लिगेंड का है, देखो बिटवीन एक्सिस, एक्सिस तो ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई। लिगेंड कहाँ अप्रोच करा? बिटवीन, तो इसलिए स्प्लिटिंग में कौन ऊपर चला गया था? बिटवीन वाले। ठीक है, ठीक है बाबूजी, इसी रिलेशन को ऐसे दिखा रहा है कि there are only 4 ligands in a tetrahedral complex and hence the ligand field is roughly 2/3 of the octahedral fields। मतलब इसी रिलेशन के बेसिस पे बोल रहा है, 2/3 ही तो हुआ देखो। अगर 2 ऐसे सिंपल सा मैथ्स बता रहा है, तोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर है जिसपे स्प्लिटिंग डिपेंड करती है? तो पहला कह रहा है नेचर ऑफ लिगेंड। अरे हाँ सर, ये तो बड़ा बेसिक सी बात है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो ज्यादा स्प्लिटिंग होगी, वीक फील्ड होगा तो कम स्प्लिटिंग होगी। दूसरा कह रहा है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल।
अगर सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी। स्प्लिटिंग किस CF किस पे डिपेंड कर रहा है? CF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एटम या आयन कुछ भी बोल सकते हो। ध्यान रखना दूसरा फंडा, पहला तो लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो ज्यादा स्प्लिटिंग, वीक तो कम। दूसरा, सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर जितना ज्यादा, स्प्लिटिंग उतना ही, स्टेबलाइजिंग उतना ही ज्यादा। ठीक, कह रहा है द चार्ज सेम देन मोर द वैकेंट ऑर्बिटल मोर स्प्लिटिंग। मतलब ऐसे कहने के बाद कह रहा है, मान लो चार्ज सबके सिमिलर है, ये कहने के बाद कह रहा है तब 3D से ज्यादा 4D में और 4D से ज्यादा 5D में, ऐसे बताने की कोशिश कर रहा है ना। देखो ये लिखा हुआ है। ठीक, रिलेट कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये बात हुई किसकी? CFT की। इसकी बात सही हुई है CFT की। आप कुछ प्रैक्टिस करिएगा, बाकी प्रैक्टिस शीट ऑब्वियसली मैं करूंगा, अपलोड होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे, तो वैसे भी सीख जाओगे। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि अपनी बुक तो उठा ही लेना, कम से कम देख लो उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं CFT से, क्या करने को आपसे बोल रहा है, क्या वो जानना चाह रहा है आपसे। तब तक करोगे नहीं तब तक पता भी नहीं चलेगा कितना सीखा, क्या अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ना। तो उम्मीद तो करूंगा कि आप ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, है ना। और अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आइसोमेरिज्म दो तरीके से हमें पढ़ना है, एक स्ट्रक्चरल, लग नहीं रहा ऑर्गेनिक के जैसा ही है, एक स्टीरियो। अब चूंकि आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप ये सब तो होता नहीं, जो होता है उसी में चेंज होगा। जैसे क्या होता है? आयनाइजेशन स्फीयर, उसमें चेंज तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। H2O के मॉलिक्यूल स्विच कर रहे हो बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर तो हाइड्रेशन। एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, कभी C से जुड़ रहा है, कभी N से, कभी O से जुड़ रहा है, कभी O से, एम्बीडेंटेड याद करो तो लिंकेज। कोऑर्डिनेशन स्फीयर का गेम हो तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, है ना। भाई जो स्ट्रक्चर में होगा उसी में तो चेंज होगा। जैसे ऑर्गेनिक में क्या होता था, चेन अलग हो जाती थी, फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाते थे, पोजीशन डिफरेंट हो जाती थी फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड्स की। यहाँ ये सब तो मिलता नहीं, यहाँ जो मिलता है उन्हीं में चेंज होगा। यहाँ आयनाइजेशन स्फीयर मिलता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर मिलता है, डेंसिटी लिगेंड्स की अलग 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 मोड ऑफ अटैक्स वो होता है, अटैचमेंट होता है, तो उसी में चेंज होगा। उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चरल आइसोमर डिवाइड है, आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिवाइड है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल में। ठीक, बस आपको स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी है। अगर आप CBSE बोर्ड हो, आपको मेन बात करनी है आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल। तो चलो फटाफट देख लेते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में एक लाइन में सुन लो, सिर्फ एक चीज चेंज होगी, पता है क्या? आयनाइजेशन स्फीयर का एटम। देखो कैसे, यहाँ देखो आयनाइजेशन स्फीयर में क्या प्रेजेंट था? ब्रोमीन। यहाँ क्या प्रेजेंट है? क्लोरीन। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सिमिलर। अरे आइसोमेरिज्म के लिए तो आप जानते ही हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। और स्ट्रक्चरल में भी नाम में जो क्या लिखा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, तो आयनाइजेशन स्फीयर में जो प्रेजेंट है आयन, बस वही अलग अलग है। बाकी देख लो, दोनों दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, जो आयन प्रेजेंट है आयनाइजेशन स्फीयर में ना, बस वही अलग अलग है। ये हमें कैसे पता चला? हमने दोनों को ट्रीट कराया AgNO3 के साथ, दोनों कॉम्प्लेक्स को। हमें यहाँ मिला AgBr का प्रेसिपिटेट, यहाँ मिला AgCl का। AgCl होता है व्हाइट, AgBr होता है येलो। तो हमें अलग अलग पीपीटी मिला, इसका मतलब आयनाइजेशन स्फीयर में अलग अलग आयन थे। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, आयनाइजेशन स्फीयर के आयंस जो अलग वही अलग है, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। इतना सिंपल है, देखो ना, पहचान। कोई एग्जांपल लिखूं, देख के जान जाओगे कि आयनाइजेशन स्फीयर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक है। दूसरा लिंकेज, मैंने आपसे बोला ही, लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन रिप्रेजेंट करते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। देखो यहाँ NO2 ही है, N से जुड़ा है, ये भी NO2 ही है, बस जुड़ा किससे? O से जुड़ा है। मैंने क्या बोला? तो आप जानते हो इसको बोलते हैं नाइट्रो, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। दोनों का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर। क्या लोचा है? मोड ऑफ अटैचमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे N के साथ बॉन्डिंग हुई है, यहाँ पे O के साथ जो हुई है, इसी वजह से फर्क भी है। देखो ये येलो कलर का होता है नाइट्रो कंपाउंड्स, और नाइट्राइटो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स है। ठीक, जितने एम्बीडेंटेड है सब रिप्रेजेंट करेंगे। देखो जैसे NCS और SCN, देखो यहाँ पे लिंकेज N के थ्रू है, यहाँ पे लिंकेज S के थ्रू है, तो ये आइसोसाइनेटो था, ये थायोसाइनेटो हो गया। कहाँ लोचा हो रहा है, पकड़ो।
आयनाइजेशन स्फीयर में नहीं चेंज है कुछ, दोनों के आयनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं है ना? कहाँ चेंज है? मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड्स में चेंज है बस। इसीलिए इनको हमने आयनाइजेशन नाम नहीं दिया, हमने क्या नाम दिया? हमने क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? लिंकेज आइसोमेरिज्म, क्योंकि लिंक जहां से हो रहा है ना, लिंक अटैचमेंट, वहीं में लोचा हुआ है। ठीक है। तीसरा देखो, कह रहा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कह रहा है इन दिस केस लिगेंड अटैच should be H2O and the number of H2O in coordination sphere is varied। देखो इसमें ध्यान से देखना क्या गेम हो रहा है। यहाँ 5 H2O था, एक क्लोरीन अंदर है, 2 क्लोरीन बाहर है। यहाँ पे H2O देखो हो गया 4, क्लोरीन जो एक था वो आ गया 2। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर बदल नहीं रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर में टोटल 6 लिगेंड अंदर है ना, देखो 6 ही रहेंगे हर बार। बस ये हो गया 4, ये हो गया 2। अब एक Cl और एक वाटर बाहर हो गया। अभी क्या हो गया? 3 हो गया ये और 3 हो गया ये, 6 6 नहीं बदलेगा, 2 H2O बाहर हो गए। तो ये सब आयनाइजेशन स्फीयर नहीं हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आयनाइजेशन स्फीयर के आयन चेंज हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में भी देखो। एक तरीके से देखा जाए तो ये टाइप ऑफ आयनाइजेशन ही है, बट आपका जो बदल रहा है वो क्या है? वाटर। इसलिए हमने इसको नाम क्या दिया है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। देख बच्चे, इनको पहचाना बड़ा आसान है, देख के तुरंत बता दोगे तुम। ये आयनाइजेशन नहीं है, ये H2O के साथ गेम हो रहा है ना, हाइड्रेट है, इमीडिएटेड लिगेंड है, लिंकेज है। ठीक। बाकी आयनाइजेशन स्फीयर का आयन अलग अलग हो रहा है, काउंटर आयन अलग अलग मिल रहा है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का ही बदल जाए, जैसे एक कंपाउंड है ये CONH3 का 4 और यहाँ पे है CrCl4, सेम दूसरा कंपाउंड क्या है, अब बदल गया, CO के साथ कौन आ गया? Cl, और Cr के साथ कौन चला गया? NH3। ये देखो, तो ये दोनों कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिमिलर, क्या चेंज हो गया? क्या चेंज हो गया? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर का जो लिगेंड था वही बदल गया, है ना? कह रहा है टू शो दिस आइसोमेरिज्म बोथ कैटायन एंड एनायंस हैज टू बी कॉम्प्लेक्स। मतलब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं आपके कंपाउंड में, तभी ये हो भी पाएगा, तभी तो इंटरचेंज होगा ना, एक ही में कैसे होगा? ठीक। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द कैटायन एंड एनायन और उनके ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सिंपल सी बात है, इसमें घबराओ मत। ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा चुका हूं तुम्हें, फिलहाल तो देख के तुम जान जाओगे कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। और मैंने बोला स्टीरियो आपको ज्यादा बात करनी नहीं है, वैसे बातें बहुत सारी हैं, लेकिन कभी मिलेंगे हम लोग जब नीट एंड जेई क्लासेस में तो बात जरूर करेंगे। स्टीरियो में बस इतना ही जान लो क्या होता है, दो ही हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। हाँ, एक आध क्वेश्चन आपके दिमाग में अगर बन सकते हैं तो मैं आपको बता दूं, अपने दिमाग में रख लीजिएगा। देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ML4 भी देता है और ML6 भी, मतलब 1 मीटर 4 लिगेंड वाले भी देते हैं भाई लोग, 1 मीटर 6 लिगेंड वाले भी देते हैं। अंतर पता है क्या है? ML4 में, ML4 में मेरे भाई ML4 में सिस और ट्रांस हमें देखना होता है, सिमिलर लेंथ पे हो, अलग अलग लेंथ पे हो। तो अब टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर में आपको पता है सेंट्रल मेटल से हर एक लिगेंड की डिस्टेंस क्या होती है? इक्वल। तो तुम वहां सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए ML4 टाइप दो तरीके से होता है, आपको पता है, टेट्राहाइड्रल भी हो सकता है और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो याद रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कभी टेट्राहाइड्रल वाले नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ सिस ट्रांस डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे याद रखना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन दिखाएगा? ML4 में स्क्वायर प्लेनर दिखाएगा और ML6 में तो चलो ऑक्टाहाइड्रल दिखाता ही है। वैसे ही दूसरा जो टाइप है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसमें भी कहानी समझ लो। उसमें ML4 में कौन दिखाता है? टेट्राहाइड्रल वाला दिखाता है, तब स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाता। क्यों? क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या होगा, आप उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाता है। इस वजह से ऑप्टिकल के केस में ML4 में टेट्राहाइड्रल वाला शो करता है, स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाता। कहानी में ट्विस्ट हो गया, उसमें पहले में क्या था? टेट्राहाइड्रल नहीं दिखाता था, स्क्वायर प्लेनर दिखाता था। लेकिन ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म की बात करूं तो स्क्वायर प्लेनर नहीं दिखाता, टेट्राहाइड्रल दिखाता है। हाँ, ML6 दोनों में ही दिखाता है। बहुत बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आपके लिए नहीं है तो मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ से दो रीजन की क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के, तो ध्यान रखिएगा। पूछता है आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं दिखाते, तो आप बता दीजिएगा बिकॉज जो भी टेट्राहाइड्रल में डिस्टेंस होती है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड सब इक्वल होती है, उससे ट्रांस डिसाइड करना पॉसिबल ही नहीं है। और वैसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपसे पूछ सकता है कि स्क्वायर प्लेनर वाले कंपाउंड्स क्यों नहीं दिखाते ML4 टाइप वाले में, तो बता दीजिएगा क्योंकि वहां प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती है इसलिए नहीं दिखाते। ठीक, पक्का?
तो ये हो गया फिनिश आपका चैप्टर। इसके प्रैक्टिस शीट के साथ जल्दी आपसे मिलता हूँ अगली क्लासेस में। मैं उम्मीद पूरा करता हूँ कि आपने साथ में पढ़ा है, नोट्स भी बनाए होंगे साथ में। तो प्रॉपर चैप्टर को रिवाइज करिए, प्रैक्टिस शीट को ईमानदारी से करते हैं साथ में, और फिर आप जरूर ये चेक करिए कि मेरे बुक के क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं, क्योंकि तभी पता चलेगा कितना सीखा, और तभी आपकी डाउट्स दूर होंगे। और डाउट्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पढ़ोगे कुछ ना कुछ समस्याएं आनी ही आनी आएगी, तभी क्लियर होगा कि आप पढ़ रहे हो। ऐसे तो मैं पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा कि अरे सब बढ़िया है, कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ बढ़िया है, बट डाउट थोड़े आने जरूरी है, थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए, जय श्री राधे, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है।